जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल इज बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए रुक सकता हूं, अगर आपके पिछले आर्टिकल से कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर मैं कुछ देर के लिए जो है वो वेट कर सकता हूं। अगर आपके जो है वो अगर आप पिछले कल के आर्टिकल से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो। जी बच्चे, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। जी बच्चे, अब बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है, इसके अगर हम पहले चैप्टर के कंटेंट्स देखते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर कंटेंट्स हैं, फर्स्ट चैप्टर कंटेंट्स, इसमें अगर आप जो है वो थोड़ा सा नज़र मारते हैं तो पहला कंटेंट था ब्रांचेस या इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा था लेवल्स, तीसरा था टाइम एंड लाइफ, चौथा हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड इन बायोलॉजी। अब और इसके बाद पांचवा जो है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये जो पांच आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स, इस बुक के टोटल पांच जो हैं वो आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपने जनरली पढ़े हैं, ठीक है, और आखिरी अब आप पढ़ने लगे हैं इस चैप्टर के। जो गौरतलब बात है यहाँ पर वो ये है कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है। जी बच्चे, इस चैप्टर का टाइटल क्या है? अटेंटिव रहा करें यार, इस तरह लेक्चर में आके जो है वो बिल्कुल ही खामोश होकर बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है। जल्दी से आंसर करें, इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इस चैप्टर का टाइटल है, बोले 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 असद, आप कुछ बोलने लगे थे। नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं है, खैर छोड़ दें। इस चैप्टर का टाइटल है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ये जो पॉइंट है, ये जो आखिरी अभी हमने पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये पढ़ना बेहद जरूरी है। यानी ये जो सर्विस ऑफ मैनकाइंड है ये पढ़ना इंतहाई जरूरी है। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसकी सर्विस जरूर पढ़ते हैं कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है, क्या इसका ह्यूमन को भी कोई फायदा है, या फिर हम जो है वो बस ऐसे ह्यूमन को तंग करने के लिए ये जो साइंस है हमने शुरू की हुई है। तो इसमें हम जो है वो हर सब्जेक्ट के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बायो कैसे कैसे या कोई भी सब्जेक्ट कैसे कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी लिहाज से हम ह्यूमन को, ठीक है। तो आप लोगों की बुक के मुताबिक बायो ने तीन अंदाज से जो है वो मैनकाइंड को सर्व किया है। जी, पहली टाइप जो है हम पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप इज फूड प्रोडक्शन, सेकेंड इज combating diseases, and the third is protecting and conserving the environment, ठीक है। तो इसको अगर हम जो है वो एक तरतीब से लिख लें तो सबसे पहले है फूड प्रेजर्वेशन, प्रेजर्वेशन एंड प्रोडक्शन। नंबर टू, combating diseases, और नंबर थ्री प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैनकाइंड, सॉरी मैनकाइंड। ये तीन पॉइंट्स हैं जिस लिहाज से बायोलॉजी जो है वो ह्यूमन को सर्व कर रही है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इनमें किस किस लिहाज से कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है और बायो कैसे सर्व कर रही है। अच्छा, अब आप जरा यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप लोगों की बुक में ना आर्टिकल्स की अरेंजमेंट में इस चैप्टर में खासी गलती है, खासी ठीक ठाक किस्म की गलतियाँ हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक दो मार्क करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस बुक में पहली गलती है वो ये है कि ये जो पहला पॉइंट है फूड प्रोडक्शन वाला, ये शुरू कहाँ से हो रहा है। आगे देखें, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के बाद इससे अगला आर्टिकल कौन सा आता है? इससे अगला आर्टिकल नेक्स्ट पेज पे अगर आते हैं तो इससे अगला आर्टिकल आता है डिजीज कंट्रोल। इसी को आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं कॉम्बैटिंग डिजीजेस, कॉम्बैटिंग
डिजीजेस, ठीक है। ये अभी हमने क्या पढ़ा, ये दूसरा पॉइंट था ना, ये दूसरा पॉइंट था हमारे, इसमें दूसरा पॉइंट था कॉम्बैटिंग डिजीजेस। तो पहला पॉइंट किधर है? सवाल तो पैदा हो सकता है ना कि भाई पहला पॉइंट किधर है? दूसरा पॉइंट तो तुमने बता दिया, डिजीज कंट्रोल दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट किधर है बेटा जी? तो पहला पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हेडिंग नहीं दी गई, सॉरी, यहां से, ये है फूड प्रोसेसिंग, यहां से स्टार्ट हो रहा है पहला पॉइंट। सो ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपने कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि फूड प्रोसेसिंग में बायो ने कौन कौन से रोल प्ले किए हैं, तो ये आर्टिकल आपको हेडिंग नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फूड प्रोसेसिंग की जो हेडिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है। जो ये है कॉम्बैटिंग डिजीजेस, वो मैंने आपको बता दिया कि कॉम्बैटिंग डिजीजेस की हेडिंग कहां से स्टार्ट होनी है, ठीक है। ये मैंने बुक में आपको बता दिया। ये जो डिजीज कंट्रोल है यही कहलाती है डिजीज कॉम्बैट, यही फूड कंट्रोल कहलाता है, डिजीज कॉम्बैट। लेकिन जब आप बात करते हैं कि डिजीज कॉम्बैट तो दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट किधर है? तो बेटा पहला पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा, इसी के नीचे से, जो आपकी बुक में हेडिंग नहीं दी गई। अब सबसे पहले वो आपको बता रहा है प्लांट्स का रोल, तो इसकी ये हेडिंग बन सकती है कि प्लांट्स का रोल क्या है। इम्प्रूविंग existing varieties and developing high yield disease resistant varieties of plant। अब ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा देखिएगा बच्चे। आप एक बात गौर से सुनिएगा कि अगर बहुत से प्लांट्स को बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इंप्रूव ना किया जाता तो आज हम बहुत सी चीजें खा ही ना सक रहे होते। एग्जाम्पल क्या है? तरबूज। बहुत सा ऐसा तरबूज है जिसको हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह की ब्रीडिंग पढ़ी थी आपने, एक नेचुरल सिलेक्शन थी और एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग थी। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या थी, जरा बताइएगा मुझे। सर जो हम लोग खुद कोई स्पेशल कंडीशंस देख कर आए। सॉरी सॉरी, जो हम लोग खुद कोई स्पेशल कंडीशंस देकर करवाएं ब्रीडिंग। सर कंडीशन नहीं, स्पेसिफिक सिलेक्शन हम खुद सेलेक्ट करते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिन दो को ब्रीड करवाया जाएगा तो एक बेस्ट ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल ले लें, हॉर्स और डोंकी। इनको जब आप ब्रीड करवाते हैं तो म्यूल है, खच्चर, ठीक है। इसी तरीके से आपका जर्मन शेफर्ड है, वुल्फ और डॉग की ब्रीड है। आपके बहुत से डॉग्स ऐसे हैं इस वक्त जो कि ब्रीड्स है, स्पीशीज नहीं है। इसी तरीके से बहुत से फल जो आप खाते हैं वो जिस मिकदार में बाजार में अवेलेबल हैं, अगर प्लांट्स को इंप्रूव ना किया जाता तो वो बाजार में अवेलेबल नहीं हो सकते थे, कभी भी नहीं हो सकते थे। समझने की बात क्या आएगी यहाँ पे? यहाँ बेटा समझने की बात ये आएगी कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हम बहुत से प्लांट्स को क्या कर लेते हैं, हम बहुत से प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। चावल, बनाना, इस वक्त हमारी मार्केट में हर मौसम में बनाना अवेलेबल होता है, लेकिन पहले एक जमाना था उसका मौसम होता था। सेब हर मौसम में पड़ा होता है। ये जो फल हैं जो हर मौसम में पड़े होते हैं, क्या इनका पहले कोई मौसम नहीं होता? इनके मौसम होते थे, लेकिन इनकी ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हमने इनकी अमाउंट भी बढ़ा ली और इनके मौसम की लिमिटेशन भी खत्म कर दी। ये है जो बायोलॉजी की सर्विस है मैनकाइंड के लिए। मैंगोज की इतनी ज्यादा वैरायटीज जो हैं वो बहुत सी वैरायटीज वक्तन फवक्तन इंप्रूव हुई हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए। तो ये जो यहाँ पर आपको पॉइंट गिनवा रहा है असल में कि वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज, हाँ ये देखें, हाई यील्ड का क्या मतलब? यील्ड क्या होता है? यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है जो प्रोडक्ट, जी क्या कह रहे हैं आप? कास्ट कितना? जी बिल्कुल बिल्कुल, कास्ट। जो आपको प्रोडक्ट हासिल हुई हो, जो आपको प्रोडक्ट हासिल हुई हो उसको यील्ड कहते हैं। तो आपको हाई यील्ड में मिल रहा है प्लांट, चावल है, ऊन है, कॉटन, कपड़ा बनाने के लिए बहुत से ऐसे जो हैं वो चीजें हैं जो कि आप आर्टिफिशियली लेते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंट वैरायटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है? रेजिस्टेंट वैरायटी वो होती है, एक तो बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो, कि बैक्टीरिया अटैक करें तो वो मर ना जाए वो प्लांट। लेकिन रेजिस्टेंट की एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंट। जी मैंने आपको अभी कहा ना कि बहुत से फल हैं जो अब हमें हर मौसम में नजर आते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्लांट्स क्रिएट कर लिए हैं क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो है, वो ये देखें ब्रीडर्स की बात बता रहा है, वो ब्रीडिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो आपको बताता है पोल्ट्री। हाँ जी, पोल्ट्री में बताइएगा एग्जाम्पल क्या है जो हमें गोश्त अवेलेबल है। ब्रायलर। यस, ब्रॉयलर ये एक्चुअली एक ब्रीड है जो दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करके, यानी अगर आप जो है वो कहते हैं कि अगर आपने स्पीशीज ए को क्रॉस किया है स्पीशीज बी से, तो उससे बना है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर एक्चुअल स्पीशीज नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बना हुआ है। अब हमारी मार्केट में जरा आप सोचें कि सिर्फ गांव से देसी मुर्ग मिलता होता, गांव से अगर सिर्फ देसी मुर्ग मिलता होता तो भाई क्या कंडीशन होती कि मटन से महंगा होता है इस वक्त, और देसी मुर्ग मटन के करीब करीब है आजकल पर केजी के हिसाब से। मैं सिर्फ आपको बात बताना चाह रहा हूं कि जो ब्रॉयलर है वो एक ऐसी ब्रीड है जिसने प्रोटीन की अवेलेबिलिटी और एग की फॉर्म में प्रोटीन की अवेलेबिलिटी ज्यादा कर दी है लोगों के लिए। बहुत अच्छी अमाउंट में लोग जो है वो मीट और प्रोटीन जो है उससे इस्तेफादा करते हैं, तो ब्रॉयलर उसी की है। फिर उसके बाद साथ साथ हाँ वाइट मीट बहुत अच्छा मिल सकता है हमें, जैसे ये जो पोल्ट्री है वो वाइट मीट है, उसमें वो नहीं है, खास तौर पे जो सीने का एरिया होता है पोल्ट्री का वो वाइट मीट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर वो हैं काओ शीप वगैरह। ये देखें इसने राइस की, गंदुम की और कॉर्न की एग्जांपल भी दी हुई है, सिट्टा या भुट्टा कहते हैं जिसको। इसी तरह काओ और शीप बहुत सी ऐसी आप अक्सर देखेंगे, अगर आप इस दफ़ा मंडी जाएं तो गौर कीजिएगा, कुछ ऐसी जो है वो कुछ ऐसे बैल हैं जिनका कोहान नहीं है, कुछ तो होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स। वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, वो दोंदा जानवर भी आम दोंदे जानवर से ज़्यादा गोश्त देता है, तो वो मीट की प्रोडक्शन है। ये एक जो है वो एक और कामयाबी है बायोलॉजी की। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब एक बात बच्चे याद रखिएगा, दो तरह की फील्ड्स होती हैं। एक कॉमन फील्ड है जिसको हम कहते हैं बायोटेक। बायोटेक दो तरह की होती है, एक उसमें आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स, ठीक है, जीन्स के साथ खेलना, और दूसरी आती है इंडस्ट्रियल जिसमें फर्मेंटेशन होती है। ये दोनों बायोटेक्नोलॉजीज हैं, ये इंडस्ट्रियल। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी है, जिसके जरिए आप क्या करते थे, बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन डाल के उससे इंसुलिन हासिल किया करते थे। याद होगा आपको अच्छे तरीके से, बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन डाला और उस इंसुलिन के जीन को आपने जो है वो क्या कर लिया, आपने हासिल कर लिया, इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में डाल के इंसुलिन बैक्टीरिया से हासिल कर लिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल बताने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए लिखा हुआ है ट्रांसजीनिक प्लांट्स, ये अब एक और टर्म है। देखिए आपको अच्छे तरीके से याद होगा, अगर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बताऊं, आप एक बैक्टीरिया को यूज़ करते थे और एक अदद जीन डीएनए का पीस लेते थे, वो डीएनए का पीस आप डाल देते थे बैक्टीरिया में। जब आप बैक्टीरिया में डीएनए का पीस डाल देते थे तो अब वो बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाता था, जी क्या कहते थे उसको, GMO। क्या मतलब है इसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आपने एक अदद पीस लिया जीन का, इंसुलिन के जीन का पीस लिया, और आपने वो पीस जो है वो बैक्टीरिया में डाल दिया, और अब जब बैक्टीरिया में आपका जीन पहुंचा तो आपने उसका डीएनए क्योंकि चेंज कर दिया, तो आप उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और ऐसा ऑर्गेनिज्म कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, हम प्लांट सेल लेते हैं, प्लांट सेल, उसका ये न्यूक्लियस है, आपने एक जीन उसमें ऐड किया और उसमें जीन ऐड करके उसकी कोई भी प्रोडक्शन ज्यादा करवा ली। अब ये प्लांट क्या कहलाएगा, अब ये प्लांट कहलाएगा जीएमओ। अब ये प्लांट जीएमओ है। इसके जरिए आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइए जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। जीएमओ प्लांट को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। नंबर 1, उसको आप पैथोजेनिक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो आप उसको रेजिस्टेंट बना सकते हैं कि प्लांट डेड ना हो। उसको आप टेम्परेचर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप उसका जो ग्रोथ जीन है
ग्रोथ फास्ट करा सकते हैं, आप उससे प्रोडक्ट तेजी से हासिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्विफ्ट, या इसको आप उल्टा कर दें यहां से, स्विफ्ट प्रोडक्ट, तेजी से प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं। किस तरह? अगर आप प्लांट को क्या बना देते हैं, जीएमओ। जीएमओ को आप एक और नाम भी देते हैं, देखें आपने क्या दिया हुआ है नाम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप एक और नाम भी देते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म विद फॉरेन डीएनए। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप बाहर से डीएनए ऐड करते हैं उसी को आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दोनों सेम बातें होती हैं, दोनों सेम चीज है, ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेम चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। फिर एक और टेक्निक होती है फूड बनाने की, वो क्या होती है? वो टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? अब आइए, ये भी बड़ी मजे की टेक्निक है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या होता है, ये जो हमने अभी पढ़ा कि टिश्यू कल्चर में, इसको समझते हैं ज़रा। टिश्यू कल्चर में बेटा कुछ ऐसे होता है कि आपके पास ये एक अदद कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है आपके पास, और इस कंटेनर में एक अदद फ्लूइड पड़ा हुआ है। इस कंटेनर में एक अदद मौजूद है फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है ये है जेली लाइक, जेली लाइक फ्लूइड है। लेकिन इसका जो, इस फ्लूइड में जो असल बात है वो ये है कि इट इज कंटेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इस फ्लूइड में तमाम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। किसके लिए? ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आपके पास तमाम के तमाम इस फ्लूइड में सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इसको मैं ठीक तरह जो है वो लिख नहीं पा रहा हूं, मैं चाह रहा था कि इसको, सॉरी एक मिनट ठहरिएगा, ये ना इसको दोबारा ओपन कर दें जी। अब इसमें देखिएगा जरा कि ये जो एक जेली लाइक मटेरियल है, इस जेली लाइक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? इस जेली लाइक मटेरियल को हम नाम देते हैं कल्चर। याद रखिए, कल्चर कोई भी वो मटेरियल होता है, हम सही, एक मिनट ठहरिएगा, हाँ ठीक है, कल्चर कोई भी वो मटेरियल होता है जिसके अंदर तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, वो कल्चर कहलाता है, ठीक है। अब ये कल्चर है, आपके पास एक अदद प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है आपके पास, ये प्लांट है। इस प्लांट के आप टिप से सेल लेते हैं और उस सेल को आप, अच्छा टिप से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टिप में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल। जी बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होते हैं? किसी को याद है मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होते थे? जी एनीबडी? प्लांट की टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ये वो सेल होते हैं जो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, यानी मुस्तकिल ग्रोथ करते हैं। ये जो हैं, इनके अंदर जो फीचर होता है वो होता है कि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहां से एक सेल उठाते हैं और ये एक सेल उठाकर आप उस सेल को यहां प्लेस कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में वो सेल क्या करेगा? हरी, अब जल्दी से बताएं, तमाम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में वो सेल क्या करेगा? ग्रो। वो सेल यहां पर ग्रोथ करेगा, और ये ग्रोथ करके क्या बना देगा? न्यू प्लांट बना देगा। ये जो फिनोमिना है जिसमें आप एक अदद कल्चर यूज करते हैं प्लांट को
एक सेल से ग्रो करने के लिए, आपने एक सेल से ग्रो किया प्लांट को, एक सेल से ग्रो करने के लिए आप कल्चर यूज करते हैं, ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, टिश्यू या सेल उठाकर आप पूरा प्लांट ग्रो करवा लेते हैं। और इसको एक और नाम देते थे, कुछ याद है आपको इसको क्या नाम दिया करते थे हम? क्लोनिंग? नहीं, क्लोनिंग नहीं, क्लोनिंग ये नहीं, क्लोनिंग भी कहलाती है, लेकिन एक और आपने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा हुआ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला जो पेज था राइट साइड वाला, उसमें ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ माइक्रो प्रोपेगेशन। ये माइक्रो प्रोपेगेशन का फिनोमेना है। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, एक टिश्यू लिया, उस टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो कर दिया। लेकिन नुकसान क्या होता है इसका? जी ये भी आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा हुआ है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नुकसान क्या होता था? उसका नुकसान बच्चे ये होता था कि जितने किसी एक को, क्योंकि देखें जब आप एक टिश्यू यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एक अदर टिश्यू यूज किया, आपने एक टिश्यू यूज किया और वो टिश्यू यूज करते हुए आपने जो है वो एक और प्लांट ग्रो कर लिया। अब ये दोनों प्लांट क्या सेम नहीं होंगे? ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सर ये हैं, ये सेम होंगे। ये सेम क्यों होंगे? ये सेम इसलिए होंगे क्योंकि जो जीन्स इसमें हैं वही जीन्स इधर हैं। अब जो बीमारी इसको लगेगी, जो बीमारी इसको लगेगी जनाब, वही बीमारी उसको भी लगेगी जो टिश्यू कल्चर से ग्रो हुआ हुआ है, इसको भी वही बीमारी लगेगी। अब ऐसी सूरत में मुझे खुद बताइए कि क्या होगा कि जब दोनों को सेम बीमारी लगनी है, आपने एक कमरे में काफी ज्यादा टिश्यू कल्चर किए हुए हैं, दोनों को जब सेम बीमारी लगनी है, अब आपके पास कोई वो नहीं रह गया बचाव का जरिया। एक को बीमारी लगी सब मर जाएंगे। याद नहीं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के नुकसानात में आपने ये पढ़ा था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नुकसानात में, कि अगर एक को बीमारी लग गई तो फिर सबको वही बीमारी लग सकती है। तो इस वजह से इसका नुकसान भी होता है। जी बेटा, ये टिश्यू कल्चर समझ आया कि कोई नहीं आया? कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करवाना? मुझे वैसे इतनी कोई अच्छी फीडबैक मिल नहीं रही क्लास से ना आपकी, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, मजेदार क्लास नहीं है। एक काम करना सर कैसे डायरेक्शन? सॉरी दोबारा बोलें, आप तेजी से बोल गए। मैं कह रहा हूँ कैसी डायरेक्शन? नहीं मैं मतलब इंटरेक्शन कह रहा हूँ, इंटरेक्शन होता है ना, मतलब दो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। आप लोगों की ज़रा सुस्त, खास तौर पे कासिम पहले दिन इन्वॉल्व हुआ था, असद पहले दिन इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो कासिम और असद दोनों ही ज़रा चुप चुप बैठे हुए हैं। मैंने कहा पता नहीं खैरियत उससे। तो इंटरेक्टिव क्लास है ना तो अच्छा रहता है, वरना मज़ा नहीं आता एक साइड से, और ख़ास तौर पे इस तरह एक साइड से पढ़ने का बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आता। अच्छा खैर चलें आगे आते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए जो है वो हम बहुत कुछ करते हैं। फिर फूड प्रेजर्वेशन का, फूड, अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने फूड प्रोडक्शन पढ़ी है कि हम फूड प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स की। इसी तरह हम फूड प्रोडक्शन करते हैं ये जो है हमारे एनिमल्स की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे हम काव वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टिश्यू कल्चर के ज़रिए भी हम जो है वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक और पॉइंट मैंने अभी लिखा था, मैंने लिखा था कि फूड को प्रोड्यूस भी करते हैं और फूड को प्रिजर्व भी करते हैं, फूड की प्रोटेक्शन भी करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन। अब फूड को हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, काफी मेथड हमने पढ़ लिए जिसके जरिए हमने फूड को प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अब हमने फूड को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब आइए, फूड को प्रोटेक्ट करने के जो तरीके हैं वो यहां से शुरू होते हैं। ये प्रोड्यूस कर लिया आपने, यहां से आगे अब आप ये सीखेंगे कि फूड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहां से ये आप अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिएगा कि फूड प्रोडक्शन कहां तक है और फूड प्रोटेक्शन कहां तक है।
सबसे पहले तो हम फूड को कैसे जो है प्रोटेक्ट करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। फंगस लगने के लिए और इंसेक्ट से बचाने के लिए हम फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड यूज करते हैं। हर वो केमिकल जो फसलों पर स्प्रे किया जाता है या फंगस के इन्फेक्शन से बचने के लिए या इंसेक्ट के अटैक से बचने के लिए, वो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये केमिकल नुकसानदेह बड़े होते हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ तो बहरहाल बहुत बहादुर लोग हैं ना, असल में बगैर मास्क लगाए पूरी फसल में फिर के स्प्रे हो रहा होता है। ऐसे मजबूत ईमान वाले लोग हैं कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी हरकत जो है वो कभी भी इजाज़त नहीं है, इवन दीन में भी इजाज़त नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें कि आपको पता है कि एक चीज़ नुकसानदेह है, आज नुकसानदेह, उसमें हाथ तो नहीं डालता। ईमान क्यों नहीं मजबूत तुम्हारा? और तुम्हें बताया जा रहा है कि ये स्प्रे नुकसानदेह है और वो बगैर नकाब के, बगैर मास्क के फिर रहे होते हैं। अभी भी कोरोना में भी यही हुआ था, बहुत से मजबूत ईमान वाले जो हैं उनकी तबीयत साफ हुई थी ईद के टाइम पे। तो मजबूत ईमान का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो आप पता होने के बावजूद, किसी चीज़ का नुकसान पता होने के बावजूद आप बोंगियां मारें। आपने ईमान रखना होता है दिल में, लेकिन साथ साथ दुनियावी असबाब की भी ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ जो है वो हमारी फसलों पर भी हो रही होती है। ऐसे जनाब हाई कंसंट्रेशन का स्प्रे, एक हर स्प्रे की ना कंसंट्रेशन दी जाती है। वो जो बोतल मिलती है ना स्प्रे की, उसके ऊपर अव्वल तो वो बोतल ना मैनुअल पढ़ना है ना बोतल पढ़नी। ऐसी खूबसूरत पाकिस्तानी कौम है, वो भी नहीं पढ़नी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जी वो तो पढ़ी नहीं है, लेकिन अच्छा आपको पता है कि ये कीड़ों को मार सकती है, तो ये आपके फेफड़ों को भी डैमेज कर सकती है, लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो खैर है कोई नहीं, बगैर मास्क लगाए पूरी फसल पे स्प्रे हो रहा है और अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है? घर जाके खांस रहे होते हैं। अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकलता है। तो ये इंसेक्टिसाइड्स जो हैं ये फसलों को जो इंसेक्ट या फंगिसाइड, फंगस लगने से बचाती हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। तो इसका एक तरीका निकालते हैं आमतौर पे साइंटिस्ट, वो क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी लोहा लोहे को काटता है तो लाइफ, इलिमिनेट द लाइफ यूजिंग लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज करें। एग्जाम्पल, गोदाम में चूहे आते हैं, बिल्ली रख लें। इंसेक्ट अगर फसल पे अटैक करते हैं तो पता है वहां पर सबसे अच्छा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दो देने लगा। एक, ये जो बाहर येलो कलर का हॉर्नेट फिरता है, जिसको उर्फे आम में पूंड कहते हैं। वैसे तो बाहर फिरने वाले जो हैं वो पूंड होते हैं, लेकिन ये है कि वो जो उड़ता फिर रहा होता है ना येलो कलर का, जिसको उर्फे आम में हम पूंड कहते हैं, जिसको उर्दू में ततैया कहा जाता है, ये बहुत बड़ा शिकारी है छोटे कीड़ों का, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अगर आपने एक एनिमेटेड फिल्म है बड़ी मशहूर, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, कुंग फू पांडा। उसमें एक छोटा सा कीड़ा दिखाया हुआ है, प्रेइंग मैंटिस। ये कीड़ों का शिकारी है। अगर आप ये अपनी फसल पे आने देते हैं तो ये आपकी फसल पे आने वाले कीड़ों को उड़ा के रख देता है। फिर एक और ऑर्गेनिज्म है जो हमारी फसल को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारे किसान बकायदा एहतमाम से उस ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। वो पता कौन सा है? वो लेडी बग नहीं होती, जिसको अल्लाह मियाँ की गाय भी कहते हैं, जिसके ऊपर काले काले स्पॉट्स होते हैं, बड़ी प्यारी सी रेड कलर की होती है। वो किसान, आपको पता है वो किसान दोस्त कीड़ा है। वो हमारी फसल को खतरनाक कीड़ों से बचाता है और हमारे किसान उसी को मारने लगे हुए होते हैं कि भाई हमारी फसल पे कीड़ा आया हुआ। वो आपकी फसल को नुकसान नहीं दे रहा होता। तो लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल ये होता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जरिए कंट्रोल करें, लेकिन हर दफ़ा ये कामयाब नहीं होता। हर दफ़ा कामयाब होना इसका ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने आपको वैसे बहुत सी एग्जांपल दे दी, हॉर्नेट की एग्जांपल दे दी। यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एफिड दैट अटैक्स द वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वास्प। जी वास्प, भीड़। जी मुझे यही नाम नहीं इसका याद आ रहा था, आप इसको भीड़ कहते हैं। भीड़ जो है वो इस एफिड को, जो हमारे वॉलनट ट्री को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, आप उस एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं भीड़ से, पूंड से, ततैये से, ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एक और बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया को आप यूज करते हैं, मतलब आपने एक जगह पर बैक्टीरिया का स्प्रे कर दिया,
वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अटैक करने वाले कीड़ों के पैथोजन होते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने अपनी फसल में ऐसा बैक्टीरिया छोड़ दिया जो प्लांट को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जो अटैक करने वाला कीड़ा है ये बैक्टीरिया उसको बीमार करता है, उसको मार देता है। तो आप ऐसे बैक्टीरिया को अपनी फसल में फैला देते हैं, लेकिन ये भी नुकसानदेह ह्यूमन के लिए हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हो सकता है। ऐसा बैक्टीरिया जो उस कीड़े को मार दे जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे फिनोमिना को आप कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। ऐसे फिनोमिना को आप बायोपेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फूड देखें, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन आगे आनी है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं दो, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। ये अगले आर्टिकल में भी आना है, तो मैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बाद में पढ़ा देता हूँ। एक ये वाली और एक ये वाली डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको पढ़ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, पहली एग्जांपल। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके पास जी, इस टेक्निक में क्या होता है कि आपके पास एक अदद होता है कंटेनर। इस कंटेनर में जो है वो आपके पास होता है वाटर। ये वाटर होता है, वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस सॉइल होता है, और इस वाटर प्लस सॉइल में से एयर भी गुजारी जाती है। इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें से वो गुजारा जाए, जिसमें से एयर गुजारी जाए, उसको आप कहते हैं एरेटेड वाटर, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप इस वाटर को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन कैसे करते हैं जरा सुनिएगा, इसको एन बनाने में मुश्किल होती है। हाँ, एग्जामिन कैसे करते हैं, आप यहां पर एक प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट का टिश्यू है आपके पास, ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू को आप इधर ग्रो करने की कोशिश करते हैं। आपके पास इस सॉइल में पोटेशियम भी है, इस सॉइल में आपके पास नाइट्रोजन भी है, इस सॉइल में आपके पास फॉस्फेट भी है, लेकिन इस सॉइल में आपने सोडियम नहीं रखा। अब अगर ये प्लांट सोडियम की एब्सेंस में ग्रो कर जाता है, तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि ये उन प्लांट्स में आता है सोडियम की एब्सेंस में ग्रो, जो प्लांट सोडियम की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं। अगर ये प्लांट ग्रो नहीं होता, इसका मतलब है कि ये प्लांट सोडियम के बगैर ग्रो हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से मैं कहता हूं जनाब, मैंने सॉइल में क्या था, सॉइल में मैंने क्या कम कर दिया, मैंने सॉइल में कम कर दिया जिंक, Zn+ या Zn+2। मैंने सॉइल में जिंक कम कर दिया, अब वो प्लांट ग्रो नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि फलां प्लांट बगैर सॉइल के जिंक के ग्रो नहीं होता। ये एग्जामिन करना कि कौन सा प्लांट किस न्यूट्रिएंट की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में ग्रो होगा या नहीं होगा, ये फिनोमिना कहलाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। डेफिनेशन देखिएगा, is used to test whether a certain nutrient is essential for plant or not। फलां न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं है, ये टेस्ट कहलाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है वो, इसकी डायग्राम वो मैं आपको नेट पर दिखा दूं। कल्चर टेक्निक जूम हुआ है इमेजेस जी, ये देखिएगा, ये देखिए। अब ये एक कंटेनर है, एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में अंदर इन्होंने प्लांट ग्रो किए हुए हैं, ये यहां पर प्लांट ग्रो हुए हुए हैं, यहां पर प्लांट्स, हर जगह प्लांट्स ग्रो हुए हुए हैं। अब क्या टेस्ट किया गया है कि ये प्लांट्स किस की मौजूदगी में ग्रो कर सकते हैं और किसकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते। ये देखिएगा, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर दी। ये एयर कंप्रेसर, ये सॉइल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपने सॉइल की तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने प्लांट को ग्रो करना है, ये रूट्स, और ये सारा जो है वाटर, स्टोन, एयर कंप्रेसर, एयर आप यहां पर दे रहे हैं। अब इस जगह पर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक डीप वाटर कल्चर। ये हाइड्रोपोनिक कल्चर है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, ये आपने प्लांट ग्रो किया, वाटर सर्कुलेशन पंप, ये आपके पास जो है वो मौजूद है न्यूट्रिशनल सोल्यूशन और सॉइल,
एयर पंप है और ये रूट्स हैं, ये प्लांट ग्रो हुआ। अब इसमें आप एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन सा प्लांट किस न्यूट्रिएंट की मौजूदगी में ग्रो करेगा, कौन सा प्लांट किस न्यूट्रिएंट की मौजूदगी में ग्रो नहीं करेगा। ये जो टेक्निक होती है, दिस टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है। इसके बाद आता है पेस्चराइजेशन, आखिरी जरा पढ़ लेते हैं। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोटेक्टिंग फूड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली प्रोटेक्टिंग फ्लूइड है, प्रेजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसमें आप क्या करते हैं बच्चे, अब जरा गौर कीजिएगा। इसमें आप, थोड़ा सा टाइम ऊपर लगेगा, इसमें आप क्या करते हैं, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपके पास मिल्क है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मिल्क है, और इस मिल्क में आपको पता है क्या मौजूद है? बैक्टीरिया मौजूद है। ये तो अंडरस्टूड बात है, जितना मिल्क होगा उन सब में बैक्टीरिया मौजूद होते ही होते हैं, इसीलिए हम जो है वो करते हैं, उबालते हैं दूध को, ठीक है। बैक्टीरिया है। आप कहते हैं कि फलां मिल्क जो है उसको बिल्कुल बैक्टीरिया से पाक कर दो। इसका तरीका क्या होता है? पहला स्टेप, आप एकदम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 64 डिग्री सेंटीग्रेड, 64, यार एक तो लिखा नहीं जाता ठीक है, 64 डिग्री। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। या फिर इसका दूसरा एक और तरीका है कि आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस दूध को बॉयल करते हैं, कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड्स के लिए, शायद ना, 10 सेकेंड्स के लिए आप इसको बॉयल करते हैं, और उसके बाद आप इस पूरे दूध को बॉयल करने के बाद, दोनों में से कोई एक प्रोसेस करने के बाद आप क्या करते हैं? आप इस दूध को सडनली कूल करते हैं। जब आप इस दूध को एक हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं और सडनली कूल करते हैं, तो ऑल बैक्टीरिया डाई, तमाम बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें आप एकदम टेम्परेचर को इतना राइज करें तो बैक्टीरिया बहुत से मर जाते हैं, फिर आप सडनली इतना कूल करते हैं कि कूल करने से जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो भी मर जाते हैं। तो ये जो मेथड है ये लुईस पास्चर का मेथड है, और इसी वजह से आप इसको जो कहते हैं पास्चराइजेशन, इस मेथड को, ये लुईस पास्चर का नाम लिखा हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक और पास्चराइजेशन। टाइम ऊपर हो गया है। आपने अगर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के हवाले से कोई मूवी देखनी है तो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। एक मूवी है, और वो मेरा ख्याल है आपने देखी होगी, मूवी है द मार्शियन। मैं लिख देता हूँ नाम आपको इधर, द मार्शियन। मजे की मूवी, काफी अच्छी मजे की मूवी है, और इसमें जो है वो आप देखिएगा, ये मूवी जो है इसमें उसने थोड़ा सा आपको दिखाया हुआ है कि वो मार्स पे पोटैटो ग्रो करता है, और वो कैसे करता है वो देखने वाला है, ठीक है। तो बाकी बातें जो है वो इस वाले से कल इंशाल्लाह करेंगे।